आसमान में बिजली कड़कड़ा रही थी और बहुत तेज बारिश हो रही थी और उन बारिश के बीच में चलता हुआ एक पर्सन जो उन बारिश के बूंदों को चीरते हुए बस सड़क पर चले जा रहा था। उसने अपने हाथ में न तो कोई अम्ब्रेला ले रखा था और न ही उसे इस बारिश के बूंदों से कोई फर्क पड़ रहा था, पर वो इंसान जो था ऊपर से नीचे तक इन बारिश के बूंदों से भीग चुका था, क्योंकि वो बारिश ही इतनी तेज चल रही थी और ठंड बहुत तेज थी। अब तक कोई और होता तो इस ठंड से ही वो कांप जाता, पर जैसे कि इस पर्सन को इस बूंदों से, इन ठंड से कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो तो बस सामने चले जा रहा था, वो उसे बस अपनी मंजिल का इंतज़ार था और वो पर्सन एक जगह पर आकर ठहर चुका था, क्योंकि शायद उसे अपनी मंजिल मिल चुकी थी। तभी बिजली की एक तेज फ्लैश लाइट उस महल पे पड़ी, जिस महल को देखा जा सकता था। शायद वो महल मॉर्निंग में देखने पर बहुत खूबसूरत लगता, पर अभी देखने पर वो महल बहुत ही डरावना लग रहा था, क्योंकि माहौल ही कुछ ऐसा था ना। जैसे जैसे वो पर्सन आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे ही सारे गेट खुलते जा रहे थे। वो जो मेन गेट था वो खुल चुका था और वो पर्सन पैलेस के अंदर धीरे धीरे जाने लगा था और पैलेस के मेन गेट के सामने खड़ा हो चुका था और उस पैलेस का जो गेट था वो भी खुल चुका था और वो पर्सन लिविंग रूम में आ चुका था। देखकर तो ऐसे ही लग रहा था कि वो जो जगह है वो शायद लिविंग रूम है और वो जो पैलेस था बहुत बड़ा था, पर वो पूरा पैलेस ही अंधेरे में डूबा हुआ था। पर उस पर्सन के कदम नहीं रुके थे। वो पर्सन अपने भीगे हुए शरीर के साथ बस उन सीढ़ियों पर चलने लगा था, जैसे कि उसे पता था कि उसे जाना कहाँ है। शायद वो पहले यहाँ आ चुका है, तभी तो उसे पता है कि उसे जाना कहाँ है। और वो पर्सन एक रूम के सामने खड़ा हो गया और उस पर्सन ने बिना कुछ सोचे समझे उस रूम के डोर को खोल दिया था, जिस डोर के खोलने की वजह से एक धड़ाम की आवाज़ उस रूम में गूंज गई थी और उस रूम में बैठी हुई दो लेडीज़ थीं, जिनकी नज़रें इस पर्सन के ऊपर आ चुकी थी। उन लेडीज़ को देखकर ऐसा लग रहा था कि उन लेडीज़ को इसी का तो इंतज़ार था। उन लेडीज़ की नज़रें इस पर्सन के ऊपर थीं और वो पूरा रूम अंधेरे में डूबा हुआ था। इस रूम को देखकर कहा जा सकता था कि ये रूम बहुत पुराना है, ये पैलेस बहुत पुराना है, कम से कम 1000 साल से तो पुराना है ही। हो सकता है, किसे पता था कितना पुराना है, पर देखने से तो बहुत पुराना लग रहा था, क्योंकि वहाँ पर एक भी सामान मॉडर्न नहीं था, वो पूरा सामान एंटीक था। उस कमरे में ज़रा सी भी रोशनी नहीं थी, वो पूरा ही कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था और जो रोशनी आ रही थी वो उस बड़े से विंडो से आ रही थी, जो शायद उस रोड के किनारे लगे हुए स्ट्रीट लाइट से इस रूम में वो रोशनी आ रही थी। उस पर्सन ने कहा, मैं और ये नहीं कर सकता, मैं और ये नहीं कर सकता। वो जो दो लेडीज थी जो उस चेयर पर बैठी हुई थी, उन लेडीज़ की नज़रें उस पर्सन पर थी, पर उन्होंने कुछ कहा नहीं। उस पर्सन ने कहा, मुझे मार दो, पर मैं ये और नहीं कर सकता। उन दो लेडीज़ में से एक लेडीज़ ने कहा, जिसके शायद माथे पर फोरहेड रिबन था, उस लेडीज़ ने कहा, आप नहीं मर सकते। आप कैसे मर सकते हैं? आप ही तो हैं जिसने उस दुनिया को बनते हुए देखा है, तो आप कैसे मर सकते हैं? उस पर्सन ने कहा, मैं जीना नहीं चाहता, मैंने कहा मुझे मार दो, मैं और ये नहीं कर सकता। तुम समझते क्यों नहीं हो? मैं नहीं कर सकता, मैं इंसानों को और नहीं बचा सकता, मैं थक गया हूँ इस ज़िंदगी से, मुझे मरना है, मुझे मार दो, वरना मैं इन इंसानों को मार दूंगा, मैं और इन्हें बचा नहीं सकता। मुझे नफ़रत है इंसानों से, मुझे इंसानियत से ही नफ़रत है, मुझे मार दो, वरना नहीं तो मैं पूरे इंसानियत को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, मैं पूरे धरती को ही तबाह कर दूंगा, मैं सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दूंगा। उस पर्सन ने ये इतनी तेज चिल्ला कर कहा था कि
जो कांच थे वो क्रैक हो चुके थे और कुछ कांच तो टूट चुके थे और बिजली की एक तेज कड़कड़ाने की आवाज़ सुनाई दी थी। उन दो लेडीज़ में से एक लेडीज़ ने कहा, आप ये नहीं कर सकते। आप ना तो खुद मर सकते हैं और ना ही इंसानों को मार सकते हैं, क्योंकि आप हैं द गॉड ऑफ डिस्ट्रॉयर। आप नहीं मार सकते। आपने जिन्हें खुद क्रिएट किया है, जिन्हें खुद बनते हुए देखा है, आप उन्हें नहीं मार सकते। आप डेथ के साथ लाइफ के भी गॉड हैं, तो आपको इंसानों को बचाना ही होगा। आप खुद की जान नहीं ले सकते और ना ही हम आपको ये करने देंगे। मिस्टर लैन वांग जी, आप ये नहीं कर सकते। आपको ज़िंदा रहना होगा, आपको मौत नहीं मिल सकती। वांग जी ने कहा, पर क्यों? मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? अगर तुमने मुझे नहीं मारा तो मैं इंसानों को ही मार दूंगा, जिन्हें बचाने के लिए ही मैं ज़िंदा हूँ, उन्हीं को मैं मार दूंगा। मैं मार दूंगा उन लोगों को ही। उस पर्सन ने कहा, नहीं, आप नहीं मार सकते। क्या हो अगर उन इंसानों में से ही आपका मेट हो, तो आप क्या करेंगे? डिस्ट्रॉयर, वांग जी ने कहा, अगर मेरा मेट हुआ, वो भी एक इंसान, तो मैं पहले उसे ही मार दूंगा, वो भी अपने हाथों से। वैसे भी मेरा मेट नहीं हो सकता। मेरा मेट कैसे हो सकता है? मैं तो डिस्ट्रॉयर हूँ ना। मेरा मेट हो ही नहीं सकता, उसका वजूद ही नहीं हो सकता। दूसरे पर्सन ने कहा, क्यों नहीं हो सकता? सबके मेट होते हैं। वांग जी ने कहा, मैं लोगों की जिंदगियां लेता हूँ, मैं खुद मौत हूँ, तो मेरा मेट कैसे हो सकता है? सामने वाले पर्सन ने कहा, क्यों नहीं हो सकता? आप मौत के साथ जीवन के भी गॉड हैं, तो हो सकता है आपका मेट हो। वांग जी ने कहा, अगर मेरा मेट हुआ भी तो मैं इन इंसानों की तरह ही उसे भी मार दूंगा। दूसरे पर्सन ने कहा, पर आप इंसानों की जान नहीं ले सकते, जिनके लिए आप हैं, जिन्हें बचाने के लिए आप जिंदा हैं। आपका काम है इंसानों को बचाना और इंसानों की जान खतरे में है। आपको उन्हें बचाना होगा। आप उन्हें बचाएंगे क्योंकि आपका ये काम है और आपको ये करना होगा। तभी एक ज़ोर से बिजली की कड़कने की आवाज़ आई और वहाँ वांग जी नहीं था। उस दरवाजे के पास से वांग जी गायब हो चुका था और वो एक बहुत ऊंची सी इमारत पर खड़ा हुआ था, जहाँ से उसे पूरी दुनिया दिखाई दे रही थी। ये खूबसूरत सी दुनिया जो वांग जी को कभी पसंद ही नहीं आई है। उस दुनिया को वो देख रहा था, उस दुनिया की चकाचौंध को देख रहा था। आते हुए लाइट्स, शोर, चिल्लाने की आवाज़ें सब उसे सुनाई दे रही थी। उसके कानों में सारी आवाज़ें सुनाई दे रही थी और वो इस दुनिया को देख रहा था अपने स्टिफ फेस और कोल्ड ऑरे के साथ। और बारिश हो रही थी, जिन बारिश में ही डिस्ट्रॉयर भीग रहे थे, वांग जी भीग रहा था। और एक बिजली के तेज से कड़कड़ाने की आवाज़ आई और वांग जी के फेस के ऊपर वो फ्लैश लाइट आया, जिसे देखा जा सकता था वांग जी का वो ऑरा। जिन निगाहों से वो लोगों को देख रहा था, उससे ऐसा लग रहा था जैसे वो इस खूबसूरत सी दुनिया को तबाह कर देना चाहता हो, बस एक राख के ढेर में बदल देना चाहता हो। बारिश बहुत ज़्यादा तेज हो रही थी और वांग जी उसमें भीग रहा था, पर भीग तो कोई और भी रहा था ना। एक खूबसूरत सी लड़की अपने हाथ में अम्ब्रेला लेकर जा रही थी, पर वो थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। नहीं, बहुत ज़्यादा डरी हुई लग रही थी, बहुत ज़्यादा। वो बार बार वो लड़की पीछे मुड़ के देख रही थी और बार बार जल्दी जल्दी चलने की कोशिश कर रही थी। उसने फिर से पीछे देखा, उसे कुछ नहीं दिखाई दिया, पर वो और लड़की डर गई, क्योंकि उसे लग रहा था वो शख्स उसके पास आ गया है, और ज़्यादा पास आ गया है। और वो लड़की उस अम्ब्रेला को छोड़कर तेज तेज दौड़ने लगी थी। उस सड़क पर वो दौड़ रही थी जो पूरा सड़क पूरा सुनसान था।
उस लड़की की सांसें चढ़ी हुई थी और वो कह रही थी, कौन है, कौन है, कौन है, प्लीज़ 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 हेल्प मी। वो लड़की उस सुनसान सड़क पर दौड़े जा रही थी और मदद मांग रही थी लोगों से, क्योंकि उसे लग रहा था शायद उसका कोई पीछा कर रहा है, बस वो उस तक पहुंचने ही वाला है। और वो लड़की तेज तेज उस सड़क पर दौड़ रही थी, उससे भागे नहीं जा रहे थे, क्योंकि उस लड़की ने अपने पैरों में हील्स पहन रखे थे, इस वजह से शायद, हाँ। और वो लड़की पूरी भीग चुकी थी। उस लड़की ने दोबारा से पीछे मुड़ के देखा तो उसे उसके पीछे कोई नहीं दिखाई दिया, पर उसे लग रहा था वो शख्स उसके पीछे ही है। पर उसने जब अपने सामने देखा तो एक शख्स था जिसकी आंखें पूरी रेड थी। उन आंखों को देखकर वो डर गई थी और उसके कदम वहीं ठहर गए थे। वो लड़की ज़मीन में गिर गई थी और उसके मुंह से एक जोर की चीख निकल गई, जो चीख पूरे जंगल में गूंज गई थी, क्योंकि वो जो रास्ता था जंगल से होके गुजर रहा था। उस लड़की ने फिर से सामने देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। वो लड़की इतना डर गई थी कि वो उठकर खड़ी हो गई और वो वापस से सामने की तरफ भागने लगी थी। उसके पैर जवाब दे गए थे, क्योंकि वो लड़की काफ़ी देर से शायद भाग रही थी। और उस लड़की ने वापस पीछे मुड़ के देखा, वहाँ एक पर्सन खड़ा हुआ था जिसकी आंखें पूरी रेड थी और उसके आसपास से पूरा स्मोक निकल रहा था। जो स्मोक था वाइट कलर का, एक सफ़ेद कलर की धुंध थी। जैसे जैसे वो लड़की भाग रही थी वैसे वैसे वो जो धुंध थी उसका पीछे की जा रही थी, जैसे वो उस लड़की को उस धुंध में समा लेना चाहती हो। वो लड़की दौड़ते दौड़ते अपने घर की तरफ आ गई थी और उसने अपने घर को देखा। वो बस चाहती थी कि मैं अपने घर पे पहुंच जाऊं और मैं सेफ़ हो जाऊंगी। हाँ हाँ, मैं सेफ़ हो जाऊंगी, प्लीज़ प्लीज़। वो लड़की आगे भाग रही थी, अपने घर तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, पर जब उस लड़की को लगा वो अपने घर के डोर को बस पकड़ने ही वाली है, तभी उस धुंध ने उसे अपने अंदर समा लिया था। और उस लड़की की तेज चीखने की आवाज़ सुनाई दी, जो पूरे इलाके में गूंज गई थी। और जब वो धुंध हटी तो वो लड़की ज़मीन पे पड़ी हुई थी, उसकी आंखें बंद थी और वो पर्सन उसके सामने था। उसने कहा, वेलकम टू माय वर्ल्ड। तुम मेरे आर्मी का हिस्सा बनोगी। वॉर तो होगी और वॉर की शुरुआत जल्दी ही होगी। इस वॉर को होने से कोई रोक नहीं सकता। ये कहते ही उस लड़की की आंखें खुल गई। और उस लड़की की आंखें जब खुली तो उस लड़की की जो आंखें थी पूरे सफ़ेद थी, आँखों की पुतलियाँ ही नहीं थे। और वो लड़की किसी मुर्दे की तरह खड़ी हो गई और उस पर्सन के पीछे पीछे चली गई। और कुछ देर बाद वो दोनों ही शख्स हवा में गायब हो चुके थे। मॉर्निंग हो चुकी थी और कोई अपनी सीढ़ियों से जल्दी जल्दी उतर कर आ रहा था और उसने कहा, मॉम बाय 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 बाय, मैं जा रहा हूँ। तभी उस पर्सन की मॉम ने कहा, विंग रुक जाओ, तुमने अपना ब्रेकफास्ट नहीं किया है, तुम फिर से अपना ब्रेकफास्ट मिस करने जा रहे थे। उस लड़के ने कहा, मॉम मुझे जाने दो, मुझे ब्रेकफास्ट नहीं करना। उसकी मॉम ने कहा, जो थी मैडम यू ने कहा, विंग पहले तुम अपना ब्रेकफास्ट करो। विंग ने कहा, नहीं मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूँगा, मेरा मन नहीं है। मैडम यू ने कहा, ठीक है तो मैं तुम्हें आज नहीं जाने दूँगी, तुम आज कार से जाओगे। विंग ने कहा, ओके मैं ये सैंडविच ले रहा हूँ, ठीक है मैंने ले लिया, बाय 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 मॉम। मैडम यू चिल्लाती ही रह गई और विंग दौड़ते हुए यहाँ से निकल चुका था। ये है वी वुशियान, जियांग फैमिया और मैडम यू का एक लौता ओमेगा सन। हाँ ओमेगा सन है, क्योंकि इनके दो और अल्फ़ा बच्चे हैं जिनका नाम है यानली, जियांग यानली और जियांग चैंग। जियांग वी वुशियान अपने फैमिली में सबसे छोटा मेंबर है, सबसे छोटा ओमेगा सन है। इसी वजह से जियांग वी वुशियान को सभी बहुत मानते हैं। और जंगशा यानली तो अपने भाई के लिए कुछ ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव है, क्योंकि वो उनका छोटा सा ओमेगा जो ब्रदर है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, जिसकी वजह से उन्हें डर लगा रहता है। इसी वजह से वो किसी भी अल्फ़ा को अपने ओमेगा ब्रदर के पास आने ही नहीं देते। और आज है जियांग वी वुशियान का कॉलेज का पहला दिन। हाँ कॉलेज का पहला दिन है, नहीं विंग लेट नहीं हुआ है, वो अपने टाइम पर ही है, उसके कॉलेज ही है बहुत लेट। और उसके दोनों ब्रदर और सिस्टर अपने कॉलेज के लिए निकल गए हैं, क्योंकि विंग का कॉलेज है 10 बजे से
और चंचयनिका चलती है तो विंग घूमते हुए जाएगा। विंग को लग्जरी लाइफ उतनी पसंद नहीं है, सभी जानते हैं, और विंग को नॉर्मल लोगों की तरह घूमना पसंद है, उनका रहन सहन उसे ज़्यादा पसंद है। इसी वजह से तो विंग हमेशा नॉर्मल लोगों की तरह स्ट्रीट पर घूमा करता है, जिसे उसे कोई भी नहीं रोकता, क्योंकि ये विंग की चॉइस है। पर मैडम यू अपने बच्चे के लिए कभी रिस्क नहीं ले सकती, वो भी अपने प्रीशियस चाइल्ड के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए विंग के हमेशा आगे पीछे बहुत सारे बॉडी गार्ड्स होते हैं, पर विंग को तो पता ही नहीं होता। उसे लगता है उसकी मॉम ने उसे अकेले जाने दिया है और वो बहुत खुश है, जैसे कि आज भी वो बहुत खुश है। विंग के आगे पीछे इसीलिए इतने बॉडी गार्ड्स हैं क्योंकि जियांग फैमिया जो हैं चाइना के वन ऑफ द बेस्ट बिजनेसमैन हैं। इसीलिए विंग चलते चलते एक मार्केट में आ गया जहाँ पर ढेर सारे वेंडर्स थे जो कई सामानों को लिए हुए थे, और वो उन सामानों को देख रहा था। कुछ सामानों को वो तो खा रहा था, लेकर खरीद कर उन्हें खा रहा था, जो उसे बहुत पसंद है। उसे स्ट्रीट फूड बहुत पसंद है, जिन स्ट्रीट फूड को वो लेकर खा रहा था, और वो बहुत खुश था। उसकी स्माइल देखकर ही सभी बहुत खुश हो जाते थे। हाँ, पर शायद विंग इस मार्केट में पहली बार आया है, इसलिए वो और भी ज़्यादा खुश है नई नई चीज़ों को देखकर। हाँ हाँ, विंग पहली बार आया है क्योंकि विंग जो स्कूल से निकल चुका है और आज उसका कॉलेज का फर्स्ट डे है, वो भी एडना हाई स्कूल में। और विंग इसीलिए तो आज इस रास्ते से आया है। तभी विंग ने एक लेडी को देखा जिसके पास बहुत ढेर सारे खूबसूरत खूबसूरत ज्वेलरीज थे, और वो ज्वेलरीज बहुत ज़्यादा एंटीक लग रहे थे। विंग उस वेंडर के पास चला गया जो लेडी थी। उस लेडी ने कहा, बेटा तुम्हें क्या चाहिए? विंग ने कहा, ग्रैंडमा आपके पास तो बहुत खूबसूरत खूबसूरत ज्वेलरीज हैं, क्या मैं इन्हें ले सकता हूँ? उस लेडी ने कहा, हाँ बेटा तुम ले सकते हो, ये सभी ही बेचने के लिए हैं। ये देखो ये बहुत खूबसूरत है। उस लेडी ने, जो काफ़ी उसकी एज बहुत ज़्यादा थी, वो लेडीज़ कम से कम 50 साल की तो होगी ही, उस लेडी ने एक बहुत खूबसूरत से हेयर क्लिप को उठाया जो बटरफ्लाई की शेप में था। उस लेडी ने कहा, ये लो बेटा, ये इस दुकान की सबसे खूबसूरत ज्वेलरी है, तुम्हें पसंद आएगी। उस लेडी से विंग ने कहा, सच में ग्रैंडमा ये तो बहुत खूबसूरत है, इसकी प्राइस क्या है? उस लेडी ने कहा, बस 5 युआन। विंग ने कहा, ये लीजिए। विंग ने एक क्रेडिट कार्ड दिया। उस लेडी ने कहा, बेटा मैं ये मशीनें यूज नहीं करती हूँ, क्या है ना मेरा दुकान बहुत छोटा सा है तो मैं ये यूज नहीं कर सकती हूँ। विंग ने कहा, ओह तो मैं अपने बैग में देखता हूँ। विंग ने अपने बैग में देखा तो उसके पास कुछ कॉइन्स थे, उसे 5 युआन तो मिल गए थे। विंग ने कहा, ये लीजिए ग्रैंडमा, पता है आज मेरे सीजे का बर्थडे है, जिन्हें मैं ये ब्यूटीफुल सा हेयर क्लिप गिफ्ट करूँगा, आपको क्या लगता है उन्हें पसंद आएगा? उस लेडी ने कहा, बिल्कुल बेटा उसे वो बहुत पसंद आएगा, देखना वो खुश हो जाएगी। विंग ने कहा, सच में? तो मैं उन्हें ये ज़रूर दूंगा। उस लेडी ने कहा, ये लो बेटा, ये ब्रेसलेट बहुत खूबसूरत है, तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। विंग ने उस ब्रेसलेट को देखा और वो ब्रेसलेट बहुत खूबसूरत था। वो ब्रेसलेट ग्रीन और ब्लू कलर का था, मिक्स था। जो ब्रेसलेट बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था देखने में, और वो ब्रेसलेट बहुत ज़्यादा एंटीक था। विंग ने उस ब्रेसलेट को अपने हाथ में लिया और उसने कहा, ग्रैंडमा क्या ये मैं पहन के देखूं? उस लेडी ने कहा, हाँ बेटा बिल्कुल तुम पहन के देखो। विंग ने उस ब्रेसलेट को पहन लिया था और उसने कहा, वाह ग्रैंडमा ये तो बहुत खूबसूरत है। उस लेडी ने कहा, हाँ ये आप ही का तो है गॉडेस। विंग ने कहा, क्या हुआ ग्रैंडमा, आपने कुछ कहा क्या? जैसे ही विंग ने उस ब्रेसलेट को पहना था, दूर कहीं एक टेम्पल था जहाँ पर मंदिर की घंटियाँ बजने लगी थी। जिन मंदिर की घंटियों की आवाज़ से जो प्रीस्ट था वो अपने मेडिटेशन से बाहर आ गया और उसने सामने देखा तो सामने वो ब्रेसलेट गायब था जो गॉडेस का था। और उस प्रीस्ट को एहसास हुआ, गॉडेस गॉडेस आ गई है, गॉडेस आ गई है।
वो प्रीस्ट भागते हुए बाहर गया और उसने अपने सभी लोगों से चिल्ला चिल्ला कर कहा, गॉडेस लौट आई है, गॉडेस लौट आई है, इंसानियत को बचाने के लिए गॉडेस आ गई हैं, गॉडेस ने जन्म ले लिया है। सभी लोग उस प्रीस्ट के पास आ गए थे और उन लोगों ने कहा, क्या क्या हमें बचाने के लिए गॉडेस ने जन्म ले लिया है, गॉडेस ने जन्म ले लिया है। उस प्रीस्ट ने कहा, हाँ, गॉडेस ने जन्म ले लिया है। सभी गांव वाले बहुत खुश हो गए थे क्योंकि उस प्रीस्ट के चिल्लाने वजह से सभी गांव वाले अपने अपने घरों से बाहर आ गए थे और उस प्रीस्ट की बातें सुन रहे थे क्योंकि वो प्रीस्ट बहुत बूढ़ा था, उसकी एज बहुत ज़्यादा थी, कम से कम 100 से ऊपर की एज उसकी थी, जिसलिए उस प्रीस्ट का बहुत सम्मान था और वो प्रीस्ट दौड़ता हुआ वहाँ पर आया था। वो काँप रहा था पर वो प्रीस्ट बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि गॉडेस ने जन्म जो ले लिया है और उस गांव के सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। और दूसरी तरफ एक पर्सन ने कहा, तो तुमने जन्म ले लिया है देखते हैं इस बार भी तुम मेरे हाथों ही मारे जाओगे, मेरे ही हाथों, और ये जंग की शुरुआत है, इस लड़की से ये जंग की शुरुआत है। और वो लड़की उस आर्मी में खड़ी हुई थी जिस आर्मी को वो पर्सन बना रहा था शायद। उन सभी ने अपने किंग की जय जयकार की और कहा, किंग सलामत रहें, हम आपके सेवक हैं। और दूसरी तरफ डिस्ट्रॉयर यानी वांगजी जो एक डेड बॉडी के पास खड़ा हुआ था, उसके पैर वहाँ से लड़खड़ा गए और उसने कहा, मुझे मुझे क्या हुआ, मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है। विंग ने कहा, ग्रैंडमा, पर मेरे पास पैसे नहीं है, वो क्या है ना, मैं चेंज कैरी नहीं करता हूँ, वो क्या है ना, मेरे पास उतने ही पैसे थे मेरे सीजे की गिफ्ट लेने के लिए, ये आप वापस ले लीजिए। विंग ने उस ब्रेसलेट को निकालने की कोशिश की पर वो ब्रेसलेट निकला ही नहीं था। विंग बहुत कोशिश कर रहा था उस ब्रेसलेट को निकालने के लिए पर वो ब्रेसलेट निकल नहीं रहा था, जैसे कि वो ब्रेसलेट विंग के लिए ही बना हो और विंग का ही इंतज़ार कर रहा था। विंग ने कहा, ग्रैंडमा, ये ब्रेसलेट मेरे हाथों से निकल नहीं रहा है। उस लेडी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम इसे ले जाओ, तुम इसे ले जाओ, ये मैं तेरे तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है, ये आप ही का तो है गॉडेस। विंग ने कहा, आपने कुछ कहा। उस लेडी ने कहा, नहीं, ये बेटा तुम ले जाओ, मेरे तरफ से गिफ्ट है। विंग ने कहा, थैंक यू ग्रैंडमा, आप बहुत अच्छे हो, मैं कल फिर आऊँगा और मैं कल पैसे लेकर आऊँगा, चेंज। ओके, बाय बाय। विंग वहाँ से चला गया था क्योंकि विंग का स्कूल जो शुरू हो गया और विंग भागते हुए जा रहा था अपने स्कूल की तरफ क्योंकि वो लेट पहले ही दिन नहीं होना चाहता था। और उस लेडी की नज़रें विंग के ऊपर थी और वो लेडी गायब हो चुकी थी। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग बताइएगा कि आपको ये न्यू एफएफ आप लोग को कैसा लगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मुझे बताइएगा आपको ये पार्ट कैसा लगा, कि आपको ये पसंद आया। ये आप सभी के लिए सरप्राइज़ था मेरा, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया ही नहीं था कि मैं ब्लैक रोज़ की जगह डिस्ट्रॉयर को पोस्ट करूँगी, तो ये आप लोगों के लिए सरप्राइज़ हुआ। तो बताइएगा आप लोग को ये सरप्राइज़ अच्छा लगा, और अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग में से बहुत सारे लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, ठीक है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और मुझे कमेंट में तो ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये पार्ट कैसा लगा, ये न्यू एफएफ कैसा लगा। बाय बाय।